आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस लेक्चर में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग कवर कर रहे हैं की नेशनल इंस्टीट्यूशंस को, और प्रीवियस लेक्चर में हमने खत्म कर लिया था पब्लिक सर्विस कमीशन को। ठीक है, हमने दोनों को कवर कर लिया था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग जो जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं दूसरी की नेशनल इंस्टीट्यूशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जो चीज़ है जो हम कवर कर रहे हैं लेक्चर में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं बल्कि हमारे खुद के जनरल नॉलेज के लिए भी। ठीक है, क्योंकि हम उस कंट्री में रह रहे हैं या फिर उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना जरूरी है और उनकी वर्किंग के बारे में भी। तो चलिए इस नोट के साथ इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली हम जो बात करेंगे इस लेक्चर में वो हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में, इन शॉर्ट में जिसे हम कहते हैं CSIR। ठीक है, ऑल राइट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये जो बेसिकली मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पूछ चुका हूं कि आपको याद होना चाहिए दो चीजों के बारे में। पहली चीज वो है फुल फॉर्म, सेकंड है एस्टेब्लिशमेंट, ये एस्टेब्लिश्ड ईयर, जिस साल में वो एस्टेब्लिश हुआ था। और जो थर्ड है एडिशनल पॉइंट है पेरेंट मिनिस्ट्री, कि कौन सी पेरेंट मिनिस्ट्री है या किस मिनिस्ट्री के अंदर वो वर्क कर रहा है या फिर क्या वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली इन टाइप से पूछ ले जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें पहले चीज की जो है फुल फॉर्म, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है और मैं इसे लिख भी देता हूं कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। ऑलराइट, सेकंड अगर हम बात करें ईयर की या एस्टैब्लिशमेंट ईयर की, तो ये एस्टैब्लिश हुआ था आपका ईयर ऑफ 1942 में। ठीक है, किस ईयर में? 1942 में एस्टैब्लिश हुआ था। और अगर हम तीसरी चीज की बात करें जो है पेरेंट मिनिस्ट्री, तो बेसिकली ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, और आप यहां देख भी सकते हैं कि ये जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है, ठीक है, CSIR शॉर्ट में, वो ऑटोनोमस बॉडी है और इंडिया का प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और आप कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एक और चीज देखी, वो है ऑटोनोमस बॉडी। तो प्रीवियस लेक्चर या स्टार्टिंग में हमने जब बात की थी कि नेशनल इंस्टीट्यूशंस की, बेसिकली तो हमने 3 टाइप ऑफ बॉडी कवर की थी। चार्टर बॉडी, उसके बाद बात की थी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की। मैं दोबारा से इसे लिख देता हूँ क्लियर राइटिंग में ताकि आप अच्छे से एक बार देख पाए। चार्टर बॉडी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और तीसरी आती है आपकी स्टैच्यूटरी बॉडी। ऑलराइट, और अगर हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें इन्हें रिवाइज भी कर लेना चाहिए एक बार। चार्टर बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिन्हें के स्टैब्लिश किया जाता है, किसके द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है? बाय दी रॉयल ऑर्डर्स, किनके? किंग के और क्वीन के। ठीक है, किंग और क्वीन के रॉयल ऑर्डर्स के द्वारा। ऑलराइट, तो इन्हें इनके रॉयल ऑर्डर्स के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं इसके ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की हम बात करें तो बेसिकली वो बॉडी होती हैं जो कि मेंशन्ड होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अलोंग विथ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑलराइट, एग्जाम्पल है इसका UPSC। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा वो है स्टैच्यूटरी बॉडी, जो कि आपका खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंटेन करती है, हैविंग ओन एक्ट पावर्ड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, एग्जाम्पल है उसका, एग्जाम्पल क्या है इसका? ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है,
तो अब हमने इन चीज को डिवाइस कर लिया है चार्टर बॉडी को, इसको स्टैब्लिश किया जाता है रोल ऑर्डर्स ऑफ क्वीन ऑन क्वीन के द्वारा। फिर बेस्ट एग्जांपल है इसका ईस्ट इंडिया कंपनी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मेंशन होते हैं वहां पे, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। एग्जांपल है यूपीएससी। थर्ड है स्टैट्यूटरी बॉडी, जो इसके खुद के पावर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, खुद का एक्ट होता है। एग्जांपल है ईडी यानी एनफोर्स डायरेक्टरेट। तो अब क्वेश्चन है कि ऑटोनोमस बॉडी क्या होता है। तो बेसिकली जो ऑटोनोमस बॉडी होती है वो होती है आपकी बॉडी टाइप जिसमें कि पावर ऑफ सेल्फ एक्ट हैज बीन ग्रांटेड, यानी उसको खुद के तौर पे काम करने की पावर दी जाती है। सिंपल लैंग्वेज आप कह सकते हैं कि वो कैरी आउट कर सकती है ऑपरेशंस को बिना किसी के इंटरवेंशन के। ऑलराइट, तो ये बेसिकली होती है ऑटोनोमस बॉडी। तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑटोनोमस है, यानी इसका मतलब हुआ कि जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है वो पावर्स के साथ में है कि वो सेल्फ एक्ट कर सकता है, यानी वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हैं, जबकि उनको किसी भी आउटर इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर तो कार्य नहीं कर सकते, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कर सकते हैं, यानी रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, लेकिन कोई भी आउटर इंटरवेंशन इनको नहीं दी जाएगी। तो ये होता है ऑटोनोमस बॉडी। तो सीएसआईआर जो है बेसिकली वो है ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका मतलब हुआ जो सीएसआईआर है वो अलाउड है उसको ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए, कई सारे कार्य करने के लिए फ्रीली और विदाउट एनी आउटर और इनर इंटरवेंशन के। ठीक है, तो यह थी, हम स्टैब्लिश की बात करें तो स्टैब्लिश हुआ था 1942 में। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 में। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में। और अगर हम बात करें 1942 की, यानी हम लोग उस टाइम तक इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे। ठीक है, सीएसआईआर जो है वो लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। ठीक है, जो फोकस करती है कई सारे वेरियस साइंटिफिक इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे। ठीक है, पब्लिकली फंडेड का मतलब क्या हुआ कि इसको फंड कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि बेसिकली आपकी लार्जेस्ट है पब्लिकली फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, जिसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे मान लीजिए 10 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वर्क कर रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो सीएसआईआर जो है वो सबसे बड़ी होगी, लार्जेस्ट होगी या टॉप मोस्ट होगी। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंड की जाती है। ठीक है, तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है कंडक्ट करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च को, डेवलप टेक्नोलॉजीज के लिए, और प्रोवाइड करने के लिए इनोवेशन ड्राइवन सॉल्यूशन टू एड्रेस सोसाइटल चैलेंजेस एंड सपोर्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका, इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो है साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, पहला ऑब्जेक्टिव। सेकेंड है टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड करने के लिए। थर्ड है प्रोवाइड इनोवेशन ड्राइवन सॉल्यूशंस, ताकि वो एड्रेस कर सके सोसाइटल चैलेंजेस को और सपोर्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। पहली चीज ये है कि जब भी हम बात करते हैं 1942 की, तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे होते हैं ट्रिप की या फिर प्री इंडिपेंडेंस इराक की। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन इराक की। तो ब्रिटिश इंडिया की, तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम बेसिकली कंसीडर करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ब्रिटिशर्स को फाउंडर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1947 से पहले डेवलप हुई थी तो। ठीक है, जो कि काफी हद तक सही भी है और एग्रीबल है, लेकिन हर समय नहीं। ठीक है, या हर ऑर्गेनाइजेशन के केस में नहीं। ठीक वैसी ही चीज सीएसआईआर के साथ भी देखने को मिलती है। जो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है वो बेसिकली ब्रिटिशर्स के द्वारा फाउंड नहीं की गई थी, बल्कि इसको बेसिकली फाउंड किया था मिस्टर शांति स्वरूप
भटनागर ने। तो शांति स्वरूप भटनागर जो थे वो बेसिकली फाउंडर थे किसके, CSIR के, या आप कहें फर्स्ट डायरेक्टर थे, डायरेक्टर जनरल भी थे इसके। तो अब मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे। पहला ये कि फाउंडर कौन था CSIR का, द आंसर है शांति स्वरूप भटनागर। सेकंड ये है कि जो डायरेक्टर जनरल कौन था CSIR का, डायरेक्टर जनरल था इसका शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है, तो ये था पहली चीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। सेकंड ये है कि जो मेरा क्वेश्चन है कि हम इन्वेंशन से क्या समझते हैं और इनोवेशन से क्या समझते हैं, कि आपका इनसे मतलब क्या होता है इन्वेंशन और इनोवेशन से। अगर मैं आपको ये पूछता हूं तो मैं आपको 10 सेकेंड दूंगा इसके बारे में सोचने के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स अप। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इन चीज के बारे में तो पहली चीज जो है वो होना चाहिए इन्वेंशन। तो इन्वेंशन जो है बेसिकली वो होता है डिस्कवरी ऑफ न्यू थिंग और टोटली न्यू थिंग। तो ये होता है आपका इन्वेंशन। ऑलराइट, जहां पे कि टर्म जो है इनोवेशन की बात करें हम, ये डील करता है डेवलपमेंट इन ऑलरेडी एग्जिस्टेड टेक्नोलॉजी में। ऑलराइट, तो इन्वेंशन जो होता है बेसिकली जब आप डिस्कवर करते हैं बिल्कुल नई चीज को। इनोवेशन क्या होता है बेसिकली जब आप अपग्रेड करते हैं पहले ही स्टैब्लिश चीज को। जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो जब हम बात करें ग्राम बेल की, उन्होंने डिस्कवर किया था टेलीफोन को, तो वो था बेसिकली आपका इन्वेंशन, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी कोई भी चीज स्टैब्लिश नहीं करती थी जिसका इस्तेमाल करके हम लोग किसी से बात कर सकते हो कहीं भी दूसरे कोने में, चाहे वो 1000 किलोमीटर या लाख ऑफ किलोमीटर हमसे दूर क्यों ना हो। ठीक है, वहां पे ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ग्राम बेल जो थे बेसिकली वो इन्वेंटर थे। ठीक है, लेकिन 1990s में जब मोबाइल फोन्स लॉन्च हुए तो ये आपका इन्वेंशन नहीं था बल्कि आपका इनोवेशन था, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी नया डेवलपमेंट नहीं हुआ बल्कि जो पुराना मोबाइल था उसको ही अपग्रेड किया गया था। ठीक है, तो ये था टेलीफोन टेक्नोलॉजी से ग्राम बेल ने डिस्कवर किया, लेकिन 1980s में उसमें ही हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके एक और प्रोडक्ट निकाल दिया जो था हमारा मोबाइल। तो आप कह सकते हैं कि जो यूजेस ऑफ टेलीफोन था, मूवीज में आपने देखा भी होगा लैंडलाइन को। ठीक है, एक पर्सन आता है और उसके बाद डायल करता है। ठीक है, तो वो थे टेलीफोन्स। लेकिन 1980s में हमने क्या करा, मोबाइल फोन को डेवलप कर दिया। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आप अपने मोबाइल्स को कैरी कर सकते हैं जहां भी आप जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह। और हम बात करें अगर आज की, तो हमारे पास आज है स्मार्टफोन। ठीक है, तो ये था पर्टिकुलर ट्रांजिशन टेलीफोन से मोबाइल पे, मोबाइल से स्मार्टफोन पे, और ये पाथ है आपका इनोवेशन का। लेकिन पहले इस टाइप की शुरुआत होना जो था वो था आपका इन्वेंशन। ठीक है, तो रिमेंबर ये डिटेल्स। ऑलराइट, सो CSIR जो है बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल है इन्वेंशन के लिए, जैसे कोई नई चीज ढूंढने के लिए, और साथ के साथ ही इनोवेशन के लिए, यानी कि जो चीजें पहले से ही डेवलप्ड है उनको मॉडिफाइड करने के लिए। ठीक है, ताकि सोसाइटी बेनिफिट हो पाए उससे। ऑलराइट, तो आप कह सकते हैं कि जो सोसाइटी चैलेंजेस को फेस करती है वो सारी चीजें सॉल्व हो सकें। ठीक है, अब हम बात करें मैंडेट और ऑब्जेक्टिव्स की। CSIR जो है उसका मेन मैंडेट है कि वो प्रमोट करती है साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और इनोवेशन को अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन्स। ठीक है, अब डिसिप्लिन का यहाँ पे मतलब अनुशासन से नहीं है। ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे
स्टडी फील्ड से है। ठीक है, तो CSIR जो है वो काफी सारे डिसिप्लिन से या स्टडी फील्ड से डील करती है। ठीक है, जो कि हम इस लेक्चर में कवर करेंगे आगे। ऑब्जेक्टिव जो हैं इसके वो इंक्लूड करते हैं हाई इक्वालिटी साइंटिफिक रिसर्च कई सारे एरियाज में नेशनल इंपॉर्टेंस के। जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, टेली कम्युनिकेशन डेवलप करना है, हेल्थ सेक्टर डेवलप करना है, तो अगर हम इन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना चाहते हैं इन फील्ड्स में नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए, तो CSIR जो है वो यहाँ पे मेन प्लेयर होगा जो कि इस चीज का ध्यान रखते हुए कार्य करेगा। सेकंड है डेवलपिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजीज टू मीट इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक नीड्स। अब मैं आपको बताता हूं दो चीजें कि ग्लोबलाइजेशन के बाद, और आप कह सकते हैं कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से, ठीक है, जो हुआ था आपका ब्रिटेन में, और राइट, हमने बहुत सी चीजें या डेवलपमेंट देखे हैं टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, क्योंकि यहां पे एक चीज आती है प्रोडक्शन। तो अगर हमें इकोनॉमी को ग्रो करना है तो हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, और जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो लोग ग्रो करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे दो टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और सेकंड है आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो दो टाइप से टेक्नोलॉजी है यहाँ पे जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं। कि अगर हम बात करें लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की, तो ये पास्ट की बात हो चुकी है अब। ठीक है, हम लोगों को अब लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है यहाँ पे, और सेकंड रीजन है यहाँ पे स्लो प्रोडक्शन हो जाता है। क्योंकि इन दो कॉजेस की वजह से हमें लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं चाहिए होती है नॉर्मल वर्ल्ड में आज के। ठीक है, क्योंकि हमें पहली बात तो कॉम्पीट करना पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट के साथ में, जहां पे इंटरनेशनल प्लेयर्स है, जहां पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई है पहले से। तो हमें शिफ्ट करना पड़ता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे, जहां पे कि लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और फास्ट प्रोडक्शन रेट है। ठीक है, तो ये था बेसिकली आपका मेन थिंग कि क्यों हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए होती है या इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी चाहिए होती है कटिंग एज में सोसाइटल नीड्स के लिए। क्योंकि सोसाइटी जो है वो फॉर्म करती है इकोनॉमी का पार्ट, और जैसे ही इकोनॉमी ग्रो करेगी इंडस्ट्री के, ऐसे आपकी सोसाइटी भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी ही करेगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन जो है वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से शिफ्ट करना पड़ेगा कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे। जैसी सोसाइटी इंप्रूव होगी, सॉरी, जैसे इकोनॉमी इंप्रूव होगी, सोसाइटी इंप्रूव होगी और नेशन इंप्रूव होगा। तो इसी वजह से हमें सपोर्ट एंड एनहांस करना पड़ता है कॉम्पिटिटिवनेस को इंडियन इंडस्ट्री के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कोलैबोरेशन से, ताकि वो ग्लोबलाइजेशन में या फिर इस ओपन मार्केट में सस्टेन कर पाए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, हमें डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स से भी यहाँ पे फाइट करना पड़ता है। ठीक है, तो यानी जो इंडियन कॉम्पिटिटर्स हैं वो सिर्फ फॉरेन कॉम्पिटिटर्स और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स से ही फाइट नहीं करते, बल्कि साथ के साथ एक हेल्दी कॉम्पिटिशन मेंटेन करते हैं डोमेस्टिक फाइटर्स के साथ भी। ठीक है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग अगर बात करें आत्मनिर्भर की, सेल्फ लाइंस की, हर एक फील्ड में, तो हम लोग हो जाते हैं यहाँ पे और भी ज्यादा कह सकते हैं अलर्ट इन मैटर ऑफ डेवलपिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। उसके बाद एडवांसिंग नॉलेज एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स जो है वो, उसका मतलब होता है इफेक्टिव वर्कफोर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में भी, इंडिया जो है वो बेसिकली उसके पास बहुत ज्यादा बड़ी वर्कफोर्स है। ठीक है, वर्कफोर्स कंप्राइज करती है 15 साल से 60 साल के लोगों को, ठीक है, जो कि कार्य कर सकते हैं। तो बेसिकली CSIR जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, बल्कि ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एडवांस करने के लिए नॉलेज को, ताकि जो काफी ज्यादा
इंटेलिजेंट यूथ है या फिर कहें अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल है हमारी वर्कफोर्स का, वो वर्कआउट बेसिस पे कंट्रीब्यूट कर सके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ताकि डेवलपमेंट जो है वो हो सके किसका, नेशन का, यानी डेवलपमेंट ऑफ नेशन में। तो ये होता है हमारा काम। एक और काम CSIR का, स्ट्रक्चर की हम बात करें CSIR के, CSIR है उसके पास नेटवर्क है 37 रिसर्च लैबोरेटरीज का और इंस्टीट्यूट्स का, जो कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में फैले हुए हैं। हर लैबोरेटरी स्पेशलाइज होती है अपने स्पेसिफिक साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल डोमेन में, ठीक है। तो पहली चीज जो हमने यहाँ देखी, यहाँ पे टोटल 37 रिसर्च लैबोरेटरीज है, जो काफी बड़ा नंबर है अपने आप में, और हर लैबोरेटरी जो है उसके पास अपना खुद का स्पेसिफिक साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल डोमेन है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कुछ जो है वो काम कर रही हैं केमिकल्स के लिए, कुछ जो काम कर रही हैं वो ड्रग्स के लिए कर रही हैं, कुछ है वो इंगेज है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, कुछ इंगेज है टेलीकम्युनिकेशन में, कुछ इन्वॉल्व है आपकी नैनो टेक्नोलॉजी में, ऑलराइट, सब इन्वॉल्व है आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे कई सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं और हर एक लैबोरेटरी स्पेसिफिक साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल डोमेन के साथ में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद कुछ नोटेबल CSIR इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ठीक, IICT, नेशनल केमिकल लैबोरेटरी NCL, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CEERI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी NIO, ठीक है, और अमंग अदर्स, यानी बाकी और भी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल 37 लैबोरेटरीज हैं CSIR की, ओके। और ये पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली, अगर आप ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, मेरी तरह ही है, तो आप इन सभी का नाम याद रह ही नहीं रख सकते, ठीक है। और जरूरी भी नहीं है इन सबका नाम याद रखने के लिए, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ के साथ पॉसिबल भी नहीं है इन्हें याद रखने का। लेकिन जो नोटेबल इंस्टीट्यूट्स हैं इसके, जो नोटेबल इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, या प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं CSIR के, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, नेशनल केमिकल लैबोरेटरी, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी, ऑलराइट, ओके। उसके बाद हम बात करें रिसर्च एरियाज की, तो रिसर्च एक्टिविटीज जो हैं इसकी कवर करती हैं वाइड रेंज ऑफ डोमेन्स को, जैसे कि केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग रिसर्च, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंसेस, मटेरियल साइंसेस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस एंड एविएशन रिसर्च, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंसेस एंड जियोलॉजी, ऑलराइट। तो ये कुछ एरियाज थे या ओवरव्यूज थे जहां पे कि CSIR रिसर्च करती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की बात करें तो, ठीक है, तो CSIR क्या करता है, प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन में, ठीक है। ये क्लोजली काम करता है कई सारी इंडस्ट्रीज के साथ में, चाहे वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स की हो, टू कमर्शियलाइज इट्स आउटकम्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो बेसिकली यहाँ पे दो टर्म्स हैं, सॉरी, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन। तो इनका मतलब क्या होता है, पहला है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। इसका मतलब हुआ, अगर यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है A और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है B, ठीक है, A जो है वो किसी चीज पे काम कर रहा है और B किसी और चीज पे बात कर रहा है, ठीक है, और इन्होंने कुछ डेवलप किया है अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में। जैसे कि मान लेते हैं A ने डेवलप किया X, B ने डेवलप किया Y, ठीक है। तो अब अगर B को या A को Y चाहिए और X चाहिए, ठीक है, और इस तरह से इनका कोलैबोरेशन, सॉरी, इस तरह से इनका शेयरिंग में दिखता है। तो यहां पे क्या होता है कि A जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेगा B से, B जो है शेयर करेगा A से, और इसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यानी म्यूचुअल ट्रांसफर। और फिर आता है इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन। तो अगर यहाँ पे दो इंडस्ट्रीज हैं A और B, तो क्या होता है
कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा लिमिटेड होती हैं, ठीक है। रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होती हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि रिसोर्सेज आपकी अबंडेंस में हो। अगर ए के पास 10 है, बी के पास 10 है, ठीक है, लेकिन इन दोनों को ही 20 चाहिए अपने रिसर्च के लिए, तो क्या होगा यहाँ पे, एक दूसरे से अलग काम करने की जगह ये एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके काम करेंगे, ठीक है, ताकि ए के पास भी 20 हो जाएंगे और बी के पास भी 20 हो जाएंगे जो उनको चाहिए थी, ठीक है। अब ये अपना काम जो है आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है आपका इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन। तो CSIR जो है बेसिकली वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इस पर्टिकुलर मैटर में, ठीक है। CSIR जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट देता है इंडियन इंडस्ट्री में, और ये काफी क्रूशियल रहा है एनहांसिंग इंडियन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड ग्रोथ, ठीक है, क्योंकि CSIR जो है वो बेसिकली 37 लैबोरेटरीज के साथ प्रेजेंट है जो कि स्पेशलाइज्ड हैं स्पेसिफिक डोमेन्स में या फील्ड्स में, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये सप्लाई करती हैं काफी बड़ी इमेंस टेक्नोलॉजीज इंडियन इकोनॉमी को और इंडियन इंडस्ट्रीज को, ताकि वो कॉम्पिटिट कर पाए ग्लोबल लेवल पे और फॉरेन प्लेयर से, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने डिस्कस करा है CSIR को, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसी और नई इंस्टीट्यूट की। तब तक आप इन सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज कीजिए जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, और अपने आप को रेडी रखिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। इस नोट के साथ हम इस लेक्चर को अब एंड करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।